दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस क्लास में। यूपी टेट का प्राइमरी एंड जूनियर लेवल का क्लास है। यहाँ पे मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। ये हमारी पहली फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास है जो प्राइमरी और जूनियर लेवल वालों के लिए है, यूपी टेट के लिए है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिएगा, इसका बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा। तो हिंदी का विकास हम इसके बारे में आज को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी का विकास, यानी हिंदी जो है ये किस परिवार की भाषा है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ये भारोपीय परिवार की भाषा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए इसकी जो शाखा है ये किस शाखा से संबंधित है। तो इसकी जो शाखा है, शाखा ये जो है भारत और भारत ईरानी है, ठीक है। इस टाइप में हो गया। और उप शाखा जो है ये उप शाखा है इसकी भारतीय आर्य, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो ये चीज़ जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आप लोग यूपी टेट का देंगे या एसएससी का देंगे, सीटेट का देंगे, सभी में अवेलेबल होगा ये चीज़। क्योंकि हिंदी देख लीजिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे में अवेलेबल होता है और कंपलसरी होता है। तो आप लोग इस क्लास को अगर पढ़ेंगे तो वैसे तो यूपी टेट के लिए पर्सनल में बनाया हूँ इस वीडियो को, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आप हर क्लास में आपको ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये जो कितने प्रकार के हिंदी का भाषा, मतलब ये कितने प्रकार का इसका परिवार है। जैसे हम देख लेते हैं ना, फैमिली मतलब कितने प्रकार की होती है। तो ये जो हिंदी का विकास है ये 4 प्रकार की है इसकी भाषा। तो 4 प्रकार की कौन कौन सी है, एक चीज़ जान लीजिएगा कि ये भारत में जो है, भारत में 4 परिवार की है भाषा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, भारत में 4 भाषा परिवार। तो कौन कौन सा है, पहले नंबर पे जो है आता है आपका भारोपीय, ठीक है, जो कि भारत में 73% बोला जाता है। और दूसरा है द्रविड़, ये आपका जो है 25% बोला जाता है। और तीसरा जो है आस्ट्रिक है, ये आपका सबसे कम बोला जाने वाला है यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। और ये जो चौथा है आपका, ये चीनी तिब्बत हो गया, चीनी तिब्बती, ठीक है। तो ये भी आपका, ये तो और कम बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे देख लीजिए भारोपीय है, सबसे ज़्यादा 73% आपका बोला जाता है, फिर 25% है ये, ठीक है। तो आपका भारोपीय है जो कि हिंदी है। तो इस टाइप में इसको आप देखेंगे। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे इसकी उप शाखा जो है। तो उप शाखा जो है इसके सबसे बड़ा परिवार है, ये जो भारोपीय परिवार है ये सबसे बड़ा परिवार है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा परिवार है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ देख लीजिए भारोपीय 73% इंडिया में बोला जाता है। इस आधार पर हम देखेंगे तो भारोपीय जो है ये सबसे बड़ा परिवार है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो भारतीय आर्य है ये उप शाखा है, इसको आपको 3 कालों में मतलब ये विभाजित किया गया है। तो 3 काल कौन कौन से हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है ये आपका प्राचीन काल, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। दूसरा जो है ये मध्यकालीन है। हम देखेंगे वो यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा जो है आधुनिक है, ठीक है। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चले जिससे आपको दिक्कत न हो पढ़ने में। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको डेली पढ़ना है, तभी आपका ये जो है, आप किसी चीज़ में अगर सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। और इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम इसमें देखेंगे कि जो प्राचीन है
इसमें कौन कौन सी ये प्राचीन काल का, जो प्राचीन काल मतलब ये भारतीय उपशाखा के जो काल हैं ये कितने समय तक इनकी अवधि रही। तो ठीक है, तो हम इसकी अवधि जान लेते हैं। तो इसकी अवधि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये जो है 1500 ईस्वी से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके और ये 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, इस तरीके से था। और ये जो है 500 से लेके और 1000 ईसा पूर्व तक इस टाइप में, और ये जो है 1000 से अब तक चल रहा है। 1000 ईस्वी से ये अब तक जो है चल रहा है अभी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इस समय जो है ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा चल रही है। इसमें आपको कुछ मतलब लैंग्वेज मिलेंगी, कौन कौन सी भाषा इसमें चलती थी। तो इसमें जो है वैदिक थी, ठीक है, वैदिक संस्कृत जिसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, आप लोग जानते हैं। और फिर लौकिक थी, ठीक है, लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इसमें ये भाषाएं थीं। और इसमें पाली, जो मध्यकालीन आर्य भाषा, इसमें पाली थी। और दूसरा जो प्राकृत थी, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं इनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊंगा कि ये क्या है। और इसमें एक और थी जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं। तो इस तरीके से अपभ्रंश का मतलब आप लोग वैसे जान लीजिए, अपभ्रंश का मतलब होता है पतन, ठीक, किसी चीज़ से पतन का मतलब होता है कोई चीज़ का समाप्त हो जाना, अंत ही हो जाना एकदम से, उसे हम पतन कहते हैं। तो ये जो है, अब इसको हम देख लेते हैं हिंदी, मतलब इसमें ये जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जो अभी चल रहा है 1000 ईसा पूर्व से लेके अभी तक जो चल रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। यहाँ पे आप लोग देखिए इस चीज़ को, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका जो है काल है 1000 से 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से अब तक है, ठीक है। अब हम इसके बारे में ये बात कर रहे थे कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं चल रही हैं, मतलब जब ये अब तक चल रहा है तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें हिंदी है, हिंदीतर भाषाएं, ठीक है, इस तरीके से हिंदीतर भाषाएं। और इसमें बांग्ला है, उड़िया है, ठीक है, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है ये सारी भाषाएं अभी मौके पे चल रही हैं। इसमें जो है अब जो है सिंधी जो है, इसमें 3 प्रकार की भाषाएं हैं। तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो जो सिंधी है इसमें हम बात करेंगे प्राचीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी और जो है आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो इनका हम जान लेते हैं, बस इसको आपको ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है, क्योंकि ये सब अपर लेवल की क्लास के लिए होगा। लेकिन हम यूपीटी का पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमको ज़्यादा अपर में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइमरी और जूनियर लेवल का है, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे हम आपको क्लासेस देंगे, ठीक है, दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप देखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंधी जो है, ठीक है,
ये प्राचीन हिंदी है इसमें, और इसमें मध्यकालीन और फिर आधुनिक। तो ये ठीक इस तरीके से है। अब इसका काल हम जान लेते हैं। ये जो है ये 1100 से लेके 1400 तक, 1400 ईस्वी, और इसका है 1400 से जो है 1850 ईस्वी, ठीक है। और ये जो है 1850 से लेके अब तक चल रही है। तो इस तरीके से जो है हिंदी के बारे में हमने आपको समझाया। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा। एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए और आप लोगों की हिंदी बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयार हो पाए। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, ताकि आप लोगों को यूपीटेट में अच्छे नंबर मिले। अगर आप 150 में 150 नंबर चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, और आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, आप लोगों का सपना है, तो आप लोग ज़रूर इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। हमने क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट किया ताकि आप लोग भी प्राइमरी का मास्टर बन सकें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो दिमाग में ये चीज़ रख के आप लोग पढ़ाई करिए कि आप एक टीचर हैं, उस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तभी आपका जो है अच्छे तरीके से आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग जितने अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। सिर्फ पढ़ाई के लिए पहले समय निकालें, फिर उसके बाद में कुछ समय आप लोग निकालें। तो यहाँ हम 1 सेकंड के लिए आपको हिंदी का विकास क्रम दिखा देते हैं। तो इसका आप लोग क्रम देख लीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए कि हिंदी जो है ये किस प्रकार से चली। तो यहाँ पे सबसे पहले संस्कृत था, फिर उसके बाद में पाली आया, ठीक है। उसके बाद में आपका प्राकृत आया, और जो है अपभ्रंश आया, फिर उसके बाद में प्राचीन आया, और अब जो है प्राचीन, तो यही प्राचीन चल रहा है, ठीक है। प्राचीन या इसे प्राचीन कहें या प्रारंभिक भाषा, प्रारंभिक हिंदी कहें, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं। तो आप लोग इस तरीके से देख सकें, संस्कृत आया, ठीक है, फिर पाली आया, और प्राकृत आया, अपभ्रंश आया, प्राचीन आया, प्रारंभिक हिंदी आया, और फिर मतलब वही तो यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे, तो आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो पाली है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर पाली आप लोग नहीं जानते हैं कौन सी भाषा है, तो हमने बताया ना कि आपका जो हिंदी है ये पहले संस्कृत से आया, फिर पाली, फिर प्राकृत आया, अपभ्रंश आया, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी उसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसका विकास क्रम था, ऐसे से आगे बढ़ता गया, तब फिर जाके आपका हिंदी आया। तो यहाँ पे हम देख ले पाली क्या है। तो पाली भाषा जो थी, इसमें भगवान बुद्ध का उपदेश था, ठीक है। भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश थे वो इसी भाषा में थे, पाली भाषा में। आप लोग पढ़े होंगे, तो पढ़े नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जान लीजिए कि जितने भी उपदेश इन्होंने दिए वो पाली भाषा में दिए। इनका सारा उपदेश जो है पाली भाषा में था। और ये प्राकृत जो है, इसमें आपको, ये प्राकृत में आपको भगवान महावीर के जो है उपदेश मिलेंगे। इस तरीके से तो इसमें आपको भगवान महावीर निकली, पाली में आपको भगवान बुद्ध के सारे उपदेश मिलेंगे, क्योंकि जो है भगवान बुद्ध जितने भी उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में ही है। और प्राकृत जो है, इसमें आपको भगवान महावीर, भगवान जो महावीर भगवान थे, उनका जितना भी उपदेश उन्होंने दिया उनका प्राकृत भाषा में मिलेगा। और अपभ्रंश का मतलब होता है पतन, जैसा कि हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पतन। और ये जो है इसका पतन हो गया था, तो ये कब तक चला, तो ये 8वीं सदी से लेकर और जो है ये 13वीं सदी तक जो है चला, 13वीं सदी तक चला, ठीक है। तो 8वीं सदी से 13वीं सदी तक ये जो है अपभ्रंश चला, लेकिन इसका पतन हो गया, इसका कोई मतलब कुछ नहीं है मिला उतना। और
उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो प्रारंभिक भाषा अभी चल ही रही है इसके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ये तो था, तो ये वैदिक के लिए था, जैसा कि आप लोग देख रहे थे, ऋषियों के लिए था संस्कृत, तो उन्होंने जितना भी सब कुछ किया वो संस्कृत में ही किया, जितने भी वेद पुराण लिखे वो सब संस्कृत में ही आपको मिलेंगे। लेकिन जो ये पाली है ये भगवान बुद्ध ने इसका दिया और प्राकृत जो है इसका महावीर ने दिया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं, जो लैंग्वेज हमारे यहाँ बोला जाता है, वो कितने लैंग्वेज हैं, कौन कौन से लैंग्वेज हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची के अनुसार। तो ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या दिया, कुछ उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। फिर उसके बाद में इस क्लास के बाद में अगले क्लास में आपको बताऊँ कि वर्णमाला के बारे में मैं पहला क्लास वहाँ का स्टार्ट करूँगा। तो ये चीज़ आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये हिंदी का विकास क्रम था, तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि हिंदी जो है ये कैसे आई है। ठीक है, कहाँ से आई है हिंदी, तो ये चीज़ आपने देख लिया कि ये भारत यूरोपीय है। ठीक है, भारत आर्य इसकी उपशाखा है, सब कुछ आपने देखा कब से कब तक इसका वो था, सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया, आपको बताया। अब यहाँ पे आपको देख लेते हैं 8वीं अनुसूची। ठीक है, संविधान के अनुसार तो ये 8वीं अनुसूची है। इसमें हम 8वीं अनुसूची में पढ़ेंगे कि 8वीं अनुसूची में 2 टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं 2 टॉपिक आपको बता देता हूँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख। तो देख लीजिए, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, यानी कि हमारे संविधान में टोटल आपको 22 भाषा मिलेगी। तो किसके अनुसार? प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, तो आपको 22 भाषा मिलेंगी जिससे मान्यता प्राप्त है इंडिया में बोले जाने का। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची के अनुसार है ये। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये यूपी टेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट का ये सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज़ ये नहीं जानते होंगे आप लोग, ये दूसरा जो पॉइंट है ये देख लीजिएगा। 1950 में, ठीक है, 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? बोलो, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, जिसे बढ़ाकर जिसे बढ़ाकर 22 कर दिया गया। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी आ सकता है। तो ये चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं वो आपको साथ साथ इसी क्लासेज में ऐसे लेते चलूँगा, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अगर आप लोग, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसका आप नोट्स बनाएंगे, एक बार और पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं, आपको बताते हैं कि वो 14 भाषाएं कौन थी जो 1950 ईस्वी में जब संविधान लागू हुआ था तो वो 8वीं अनुसूची में पहले से ही थी। ठीक है, तो वो कौन सी 14 भाषाएँ और कौन सी 5 भाषाएँ जो है हमारी वो बढ़ाई गई, जिससे हमारी जो है वो 5 कह रहे हैं, और कौन कौन सी भाषाएं जो है बढ़ाएंगे जिससे हमारी जो है 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देता हूँ अच्छे तरीके से। ये क्लास अगर आप लेंगे तो
आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है अगर ले रहे हैं इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास में हमने वो चीज़ बताया है जो सारे एग्जाम में आपको मिल जाएगा। यूपी टेट का ही नहीं, वो चाहे जितने हाई लेवल का एग्जाम हो उसमें मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ प्राइमरी लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे एग्जाम में आपको मिलेंगे ये चीज़। तो ये 14 भाषाएं हम देख लेते हैं। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कौन कौन सी 14 भाषाएं थी, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। 14 भाषाएं हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, असमिया, बांग्ला और गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तो ये उड़िया हो गया, और फिर पंजाबी। ठीक है, पंजाबी हो गया, और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं संस्कृत, उसके बाद में तमिल, तेलुगु और फिर उर्दू। तो इस तरीके से है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो 14 भाषाएं होंगी जो हमारे 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, और तभी से लेकर जो भाषाएं थी, और संविधान में पहले से जो 14 भाषाएं थी वो ये भाषाएं हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारी भाषाएं हमने आपको लिख दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में जो और भाषाएं हैं मैं उनका बात करता हूँ। ठीक है, तो बाद में, सबसे बाद में फिर कौन सी भाषाएं आई मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सिंधी आई। ठीक है, सिंधी। इस तरीके से ये 21वां जब संशोधन हुआ, जब 21वां संशोधन हुआ तो ये जो है 21वां संशोधन हुआ, लेकिन ये तभी आई। लेकिन 21वां संशोधन हुआ कब, तो ये जो है 1967 ईस्वी में हुआ। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1967 ईस्वी में जब 21वां संशोधन हुआ तो उसमें एक भाषा जोड़ी गई जिसे हम सिंधी कहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे और देख लीजिए, तो कुछ भाषाएं और बाद में जोड़ी गई। जब 1967 में 21वां संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई, लेकिन जब आपका और मतलब संशोधन हुआ तो कौन सा संशोधन हुआ, कौन सी भाषाएं मैं बता रहा हूँ। देख लीजिए, कोंकणी आई। ठीक है, कोंकणी, और फिर उसके बाद में मणिपुरी, फिर उसके बाद में क्या हुआ, नेपाली। ठीक है, ये कब हुआ, तो ये जो है 71वां संशोधन हुआ। जब 71वां संशोधन हुआ तो ये कोंकणी आई, मणिपुरी आई और नेपाली आई। ठीक है, तो ये मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुरी और नेपाली, तो ये 3 भाषाएं आई। तो ये 3 कब आई, ये 1952 में। ठीक है, 1992 में जब ये संशोधन हुआ, 71वां संशोधन कब हुआ, 1992 में। ये आपको ध्यान में रखना है कि 71वां संशोधन 1992 में हुआ, तो उसमें 3 भाषाएं शामिल हुई। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये 3 भाषाएं 1992 में शामिल हुई हमारे संविधान में। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि अभी इसमें और भी भाषाएं शामिल हुई हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन सी है, बोडो। ठीक है, बोडो, और फिर डोंगरी। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, ये इस तरह से मैथिली रहेगा। और फिर संथाली, आप लोग संथाली भाषा का हो सकता है सुने हों। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं कब इसमें ऐड हुई, इसमें कब शामिल हुई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये जो है 92वां संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन
तो ये 92वां संशोधन हुआ। तो ये जब संशोधन हुआ तो इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषा शामिल हुई। तो ये 92 जो संशोधन हुआ ये कब हुआ? तो ये संशोधन 2003 में हुआ। 2003 में जब 92वां संशोधन हुआ तो उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषा उसमें फिर से शामिल हो गई। तो इस तरीके से जब ये इतनी भाषाएं शामिल हो गई तो इसमें हम देख लेते हैं कुल मिला के कितनी भाषाएं हैं। तो 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि इस प्रकार संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं या शामिल हुई आप लोग कह सकते हैं। तो 21वें संशोधन में हिंदी मतलब सिंधी आया। और 21वां संशोधन कब हुआ? 1967 ईस्वी में हुआ। 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली आई। तो 71वां संशोधन कब हुआ? 1992 ईस्वी में हुआ। और फिर 92वां संशोधन हुआ। तो 92वां संशोधन में कौन कौन सी भाषा आई? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली आई। इसका संशोधन ये 92वां संशोधन कब हुआ? तो ये जो है 2003 में हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, एक बार और पढ़िएगा। वीडियो ना समझ में आए तो पूरी वीडियो को आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो गाइस इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और हम आपको जो है अगली क्लास में बताएंगे कि आप लोग जो है इसको कैसे कैसे नहीं। अगली क्लास में मैं आपको इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा, वहाँ पे जो है वर्णमाला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगली क्लास में, क्योंकि ये यहीं पे अब समाप्त हो गई है। तो ये यूपी टेट के लिए अगर आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, ये देख लीजिए 21वां संशोधन कब हुआ? 1967 में। कौन सी भाषा आई? सिंधी। इस तरीके से आप लोग इसको अपना खुद का क्वेश्चन बनाइएगा और उसमें आपको ये भी पूछेगा कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें कौन सी भाषाएं थी या कितनी भाषाएं थी। ठीक है, ये चीज़ पूछ सकता है। तो उसमें 14 भाषाएं थी। बाद में कौन सी भाषाएं शामिल की गई? तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कौन सी भाषाएं शामिल की गई। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये सब जो है ये बाद में शामिल की गई। 1950 का संविधान लागू हुआ था उसमें नहीं थी। तो ये सब बाद में 21वें संशोधन में और 71वें और 92वां संशोधन में जो है ये जो है यहाँ पे शामिल की गई। कितनी भाषाएं कुल मिला के हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 भाषाएं जो है शामिल की गई। तो गाइस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हिंदी का अगला क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अच्छे क्लासेज आपको मिलती रहें।